तो शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला अब हमारे बीच नहीं रहे। शनिवार को 62 साल की उम्र में मुंबई में उनका निधन हो गया। राकेश झुनझुनवाला को भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता था। पूरे जी बिजनेस परिवार की तरफ से राकेश झुनझुनवाला को विनम्र श्रद्धांजलि। और बिग बुल राकेश झुनझुनवाला पर देखिए हमारी खास पेशकश बिग बुल बातें और यादें आज सुबह 11 बजे। चलिए, एक लंबे वीकेंड के बाद हम लौट रहे हैं। पा ब्रेकफास्ट में स्वागत है आप सभी का। मंगलवार की सुबह अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से किस प्रकार के संकेत हैं, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं। एसजीएक्स निफ्टी हरे निशान में 50 अंकों की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है। बाकी एशियन मार्केट्स की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी सुस्त और मिलीजुली शुरुआत होती हुई दिखी है। जापानीज मार्केट यहां पर 30-35 अंकों की कमजोरी के साथ शुरू हुए हैं। तो कॉस्पी एकमात्र ऐसा मार्केट है जो फिलहाल ½ % की बढ़त हरे निशान में खुलने में कामयाब रहा है। तो मिला जुला सा ट्रेंड यहां पर दिखाई दे रहा है। डाउ नैस्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर थोड़ी सी सुस्ती दिखाई दे रही है। 64-65 अंकों की कमजोरी फिलहाल डाउ फ्यूचर्स में दिखाई दे रही है। और नैस्डैक फ्यूचर्स की भी बात करें तो यहां पर हमने एक दायरे का ही ट्रेड बनता हुआ देखा है। वहीं अगर कमोडिटी स्पेस की बात करें तो भारी भरकम गिरावट हमने ओवर द वीकेंड खासतौर से कल देखी है। हमारे मार्केट्स बंद थे लेकिन कल अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में काफी गिरावट देखने को मिली है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो, सोना चांदी हो या मेटल्स। तो क्या कुछ हुआ है बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, हमारे मार्केट्स इस बार किस प्रकार से ट्रिगर लेंगे, इन सब पर पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। वैसे तो एक लंबे वीकेंड के बाद आ रहे हैं, अच्छी खबर तो नहीं है लेकिन द शो मस्ट गो ऑन। तो बताइए, सोमवार को क्या कुछ हुआ जब हमारे मार्केट्स बंद थे, आजादी का अमृत महोत्सव बना रहे थे, क्या कुछ हुआ है? एक्शन तो बाजार का बढ़िया रहा है नेहा। और अगर आप देखें फ्राइडे को जिस मोमेंटम के साथ हम बाजार को छोड़ के गए थे उसी मोमेंटम को बाजार ने कैरी फॉरवर्ड करा है। और ग्लोबल मार्केट्स में कुछ ऐसी ज़्यादा खराब खबरें या ज़्यादा खराब एक्शन नहीं आया जिसकी वजह से आपको परेशानी दिखे। हाँ, एक बात है, चीन का जो कुछ डेटा आया था कल वो उतना इनकरेजिंग नहीं था। चीन का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एंड मोर इंपॉर्टेंटली रिटेल बिक्री दोनों में हमने गिरावट देखी है। इनफैक्ट अनुमान से काफ़ी कम ये नंबर्स आते हुए दिखे थे, तो वहाँ से थोड़ी चिंता आ सकती है। और कल चीन के सेंट्रल बैंक ने एक सरप्राइज रेट कट किया था। ब्याज दरें 0.1% से घटाई है। कोई बड़ा आंकड़ा नहीं है अगर आप देखें, बट रेट कट किया है, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो ये एक सरप्राइजिंग चीज थी। तो ये दो फैक्टर्स हैं। और जो आप कमोडिटी बाजार की बात कर रही थी थोड़ी देर में, उसको भी एड्रेस करेंगे। यहां से थोड़ी चिंता आई है, बट अदरवाइज ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल अगर आप देखें तो कोई वहां पर परेशानी नहीं है। इनफैक्ट शुक्रवार से अब तक अगर आप देखें तो डाउ में 650 अंकों की तेजी आपने आती हुई दिखी है। फ्राइडे को करीब 425 अंक उछला था, कल 150 अंक उछला है। और दोनों दिनों में दिन की ऊंचाई पर अमेरिकी बाजार आपको बंद होते हुए देखे। इनफैक्ट नैस्डैक में भी 2 दिनों में आपने 3% की तेजी देखी है। तो जहां तक अमेरिकी बाजारों का मोमेंटम है, ग्लोबल मार्केट मूड माहौल की बात है, कुछ नहीं आपको बदलते हुए देखा। और कुछ ऐसी नेगेटिव खबर भी नहीं आई है सिवाय चीन के डेटा को अगर आप देखें तो। इनफैक्ट आईटी, कंज्यूमर, रिटेल, इन स्टॉक्स में आपने सबसे ज्यादा खरीदारी बनती हुई देखी है। नतीजे अच्छे आ रहे हैं, इन्फ्लेशन में सुस्ती हो रही है जिसका बाजार को भरोसा मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड 2.8% के नीचे स्टेबल है, वहां से कोई परेशानी आपको आती हुई नहीं दिख रही है। आज की बात करें, इस हफ्ते की बात करें तो आज 2 दिग्गज रिटेल कंपनीज यूएस की वॉलमार्ट और होम डिपो दोनों के नंबर्स आएंगे। और रिटेल बिक्री यूएस में काफी इंपॉर्टेंट रहती है। कल ये रिटेल बिक्री का आंकड़े भी आने वाले हैं जुलाई महीने के। तो किस तरह का इंपैक्ट हो रहा है रिटेल सेल्स को लेकर, बढ़ते इन्फ्लेशन में क्या यहां पर प्रॉब्लम आई है, या फिर रिसेंटली जो इन्फ्लेशन कूल ऑफ हुआ है वहां से कुछ ऑप्टिमिज्म आया है कि नहीं, ये नतीजों और कल के डेटा से आपको आते हुए दिखेगा। साथ ही हाउसिंग डेटा भी आने वाला है, तो वो भी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रहेगा। तो मार्केट इस डेटा पर आज थोड़ा आपको शाम को रिएक्ट करते हुए जरूर देख सकते हैं, बट अदरवाइज अब तक तो कुछ परेशानी के संकेत नहीं आए हैं। यूरोप में भी 2 दिनों से अगर आप देखें तो अच्छा ही एक्शन बनते हुए दिखा है, वहां पर भी कोई चिंता की बात नहीं है। पर ज्यादा एक्शन बाजार से के अलावा हमने देखा है कमोडिटी मार्केट में। और कच्चे तेल को देखिए ना है, जिस लेवल पर पिछले हफ्ते हमने शुरुआत करी थी वापस उसी लेवल पर आ गया। तो पिछले हफ्ते $94 से $100 तक गया था। फ्राइडे को हम $100 पर छोड़ के गए थे। अब देखिए 7% टूटकर वापस $94 के नीचे आ गया है। 6 महीने के निचले स्तर पर है। WTI तो $90 के नीचे आपको दिख रहा है, तो वहां से थोड़ी राहत है।
बट ऑफ कोर्स ये जो चीन के आर्थिक डेटा में सुस्ती की मैं बात कर रहा था, वहां से थोड़ी चिंता रखी है मांग को लेकर। वहां पर रिफाइनिंग थ्रूपुट भी कम होते हुए आपको दिखा है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा मजबूत हुआ है, तो वहां से भी थोड़ा प्रेशर आया है। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से कच्चे तेल पर आप दबाव देख रहे हैं। इनफैक्ट एक हफ्ते की ऊंचाई पर डॉलर इंडेक्स आए तो बाकी कमोडिटीज पर भी इस पर प्रेशर पड़ा है। सोना $1800 के नीचे आ गया है, चांदी पर थोड़ा प्रेशर पड़ा है। बेस मेटल्स में हमने भारी गिरावट बनती हुई देखी है, अक्रॉस बेस मेटल्स यहां पर आपने गिरावट देखी है। एग्री कमोडिटीज फिर भी थोड़ी ठीक ठाक है। तो नजर रखनी पड़ेगी यूएस में किस तरह से डेटा आता है, ये चीन के एक्शन पर बाजार कैसे रिएक्ट करते हैं। बट अगर आप हमारे बाजारों की बात करें तो कोई ऐसा बड़ा नेगेटिव संकेत नहीं आया। इनफैक्ट 2 दिनों से ग्लोबल मार्केट्स तो अच्छे मूड माहौल में ही रहे हैं। ओके, चलिए, तो ग्लोबल इक्विटी स्पेस से अच्छी खबर है और कच्चे तेल का सस्ता होना हमारी इकोनॉमी के लिए स्पेशली अच्छा ही है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज हमारे मार्केट किस तरह की शुरुआत करते हैं। शुक्रिया दीप वो पूरी डिटेल रखने के लिए। आगे बढ़े उससे पहले देख लेते हैं कि शुक्रवार को यानी बीते हफ्ते संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। इस फ्रंट पर अच्छी ही खबर है। 3000 करोड़ से अधिक की कैश स्पेस में हमने विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से खरीदारी ही देखी है। घरेलू संस्थागत निवेशकों का थोड़ा भरोसा लौट नहीं रहा है। 840 करोड़ के आसपास की बिकवाली का फिगर है, लेकिन एफएनओ स्पेस पर नजर डालिए, यहां पर एफआईआईज की तरफ से दमदार खरीदारी होते हुए दिखी है। ऑलमोस्ट 4350 करोड़ से अधिक का हमने यहां पर खरीद का आंकड़ा आते हुए देखा है। तो जिस प्रकार के संकेत फिलहाल ग्लोबल मार्केट से बनते हुए दिख रहे हैं, इन सबके बीच हमारे मार्केट्स में क्या रणनीति अपनानी, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। कमोडिटी स्पेस से देखें तो एक तरह से अच्छी खबर है महंगाई के फ्रंट पर, खासतौर से कच्चे तेल में। इंटरनेशनल मार्केट से भी कोई बुरे संकेत ऐसे नहीं है। सर आज कोई स्पेशल एडवाइस होगी ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करें? और ज्यादातर संकेत काफी अच्छे हैं भारतीय बाजारों के लिए। 2 दिनों में पिछले 2 सेशन अमेरिकी बाजारों के लिए बहुत ही बेहतरीन रहे हैं और लगातार दोनों दिन अमेरिकी बाजार मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों पर बंद हुए। तो यानी खरीदारी वहां होती दिख रही है। कच्चा तेल फिर से $95 के नीचे आ गया, वो एक अच्छा संकेत है। हमारे जो महंगाई के आंकड़े आए हैं 7.25% के आसपास, वो भी उम्मीद से बेहतर रहे और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ मजबूती के साथ दिख रही। तो ऐसे में और साथ ही साथ अगर आप इंटरनल्स देखें बाजार के, तो एफआईज लगातार खरीदारी कर ही रहे हैं। तो ऐसे में कोई वजह नहीं कि भारतीय बाजार थोड़ी और तेजी न करे और मुझे लगता है कि आज और एक मजबूत सेशन बाजारों में रहने की संभावना है। बेसिकली 17,800 के ऊपर खुलकर बाजार टिकने की कोशिश करेंगे और वहाँ वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि 17,800 के ऊपर निकलने पर थोड़ी शॉर्ट कवरिंग और थोड़ी खरीदारी और बढ़ती हुई दिखेगी। अब सपोर्ट रेंज बाजार के लिए थोड़ी और ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी। आज के लिए 17,650, 17,700 आपके लिए सपोर्ट का काम करेगा और ऊपरी स्तर पर 17,900, 17,950 तक जाने की कोशिश निफ्टी की तरफ से हो सकती है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, लंबे समय बाद 39,000 के ऊपर बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है। 38,750 से लेकर 38,925 ये बैंक निफ्टी की वो रेंज है जो आपके लिए सपोर्ट का काम करेगी निचले स्तरों पर अगर किसी वजह से बाजार आते हैं तो। ऊपरी स्तरों पर 39,425 से 39,575 ये 150 पॉइंट की रेंज है जो आपके लिए ऊपर रुकावट के लिहाज से आप देख सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान तेजी की तरफ ही, तकनीकी तौर पर बाजार मजबूत है और बाकी सारी खबरें और फैक्टर्स थोड़ा तेजी की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति रखें, ज्यादा गैप से न खुले तो तुरंत खरीदारी करने का मौका होगा और अगर गैप से खुले तो इंतजार करें पहली डिप का और पहली डिप पर खरीदा जाए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज करना क्या है हमारे दर्शकों को। तो खरीदारी एक पूरी थीम यही निकल के आ रही है कि आपको डिप पर, हल्के करेक्शन पर खरीदारी के मौके बिल्कुल ढूंढने चाहिए। 17,650 से 700 ये सपोर्ट रेंज बनती हुई दिख रही है निफ्टी के लिए। अपर बैंड स्ट्रेच करता हुआ 17,900 से 950 पर दिख रहा है। सिमिलरली बैंक निफ्टी जिसने बेहतरीन प्रदर्शन बीते हफ्ते दिखाया था, 38,750 से 925 ये एक अच्छी सपोर्ट रेंज का काम करेगी आज। और 39,425 से 39,575 ये एक अपर बैंड है जहां पर बैंक निफ्टी अपनी अपर रेंज स्ट्रेच करता हुआ दिख सकता है। आइए जान लेते हैं खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन और ऑफ कोर्स जून तिमाही के नतीजे क्या कहानी बयां कर रहे हैं। इन सब पर बात करने के लिए अरमान नाहर मेरे सहयोगी स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अरमान गुड मॉर्निंग। अब तो हम लोग बिल्कुल आज आखिरी दिन मान के चले नतीजों का रहेगा, आपका भी काम हल्का होने वाला है। तो जरा बताइए बीते हफ्ते एक्सटेंडेड वीकेंड था, कैसे नंबर्स आए हैं? बिल्कुल
जैसे सबसे पहले आप देखिएगा ओएनजीसी के नतीजे अगर आप देखेंगे तो मिक्स्ड आते हुए दिखे हैं। आय आपको दिखेगी लगभग 23% बढ़कर आई है। वहीं अगर आप कामकाजी मुनाफे की बात करेंगे तो वो 40% बढ़कर आया है और मुनाफा भी लगभग 72% बढ़कर आया है, जो कि हमारे अनुमान से थोड़ा बहुत बेहतर था। हीरो मोटो की अगर बात करें तो जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमान से कमज़ोर आते हुए दिखे हैं। आय 53% बढ़कर आई है, मार्जिन्स 9.4% से बढ़कर 11.2% पर आए हैं, पर जो हमारा अनुमान था वो 12.2% का था। अपोलो टायर्स की अगर बात करें तो जो हमारा अनुमान था उससे बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय में आपको दिखेगा 30% का उछाल, मार्जिन्स दिखेंगे 12.3% से घटकर 11.6% पर आते हुए दिखे हैं, जो उसी का अनुमान हमारे आसपास का था। मुनाफे की अगर बात करेंगे, मुनाफे में भी आपको 49% का उछाल देखने को मिलेगा। मुथूट फाइनेंस की अगर बात करें तो एनआईआईज देखेंगे आप, एनआईआईज में आपको 10% का उछाल है। एयूएम अगर आप देखेंगे, एसेट अंडर मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो वो भी 8% बढ़कर आती हुई दिखी है और डिसबर्समेंट में भी आपको 19% का उछाल देखा गया है। एस्टर लिमिटेड की अगर आप बात करें तो उसमें आय 73% बढ़कर आई है, कामकाजी मुनाफा 33% बढ़कर आया है और मार्जिन्स हालांकि कट कर आए हैं, 18.5% से घटकर 14.2% पर आते हुए दिखे हैं। हिंद कॉपर आय 30% बढ़कर आई है, मार्जिन्स घट कर आए हैं, 45% से घटकर 36% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफे में भी आपको 24% का उछाल दिखेगा। जेके सीमेंट जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े बेहतर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय 33% बढ़कर आई है, मार्जिन्स में भी देखेंगे, मार्जिन्स में आपको कट एक्सपेक्टेड था कि कट होगा और कट हुआ है, 24.5% से घटकर 18.5%, पर हमारा अनुमान 17.1% का था। और अगर आप बात करें एलआईसी के नतीजों पर, एलआईसी के अगर आप नतीजे देखेंगे तो नेट प्रीमियम इनकम जो है उनकी वो 20% बढ़कर आई है और एयूएम में भी आपको अच्छा उछाल देखा गया। वीएनबी जो मार्जिन्स हैं वो 14% पर आते हुए दिखे हैं, लगभग 13.6% के आसपास आते हुए दिखे हैं। चलिए, तो ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं। अरमान, जरा ये बता दीजिए कि आज के अहम ट्रिगर्स कौन से रहेंगे, कौन से नंबर्स आ रहे हैं और कहाँ रखनी है नजर, खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, सबसे पहले स्टर्लिंग एंड विल्सन रिन्यूएबल एनर्जी है जो ओएफएस है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, वो उसकी साथ उस पर नज़र रखिएगा आप। अगस्त में ऑफर साइज जो आपको फ्लोर प्राइस है उसका वो 270 का है। इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक है। उसी के साथ साथ अब आईपीओ अपडेट्स पर आ जाते हैं, जिसमें श्रीरामा एसजीएस टेक्नोलॉजी का अगर आप आईपीओ देखेंगे तो पहला दिन जो आईपीओ है वो 37% भरा है। उसमें से रिटेल की जो कैटेगरी है वो 69% है और एनआई की कैटेगरी है वो 13% बढ़कर आई है, 13% भरकर आई है। एम&एम की अगर बात करें, कंपनी और जो वॉक्सवैगन ग्रुप ने एक नॉन बाइंडिंग टर्म शीट जो है वो साइन कर ली है। उसी के साथ साथ महिंद्रा ने यूके में अपनी अत्याधुनिक जो ईवी डिजाइन स्टूडियो है उसका भी उद्घाटन किया है। एसबीआई पर बात करें तो उन्होंने ब्याज दरों में 0.5% की बढ़ोतरी कर दी है। डीएफएम फूड्स के लिए बड़ी खबर आती हुई दिखी कि कंपनी के जो प्रमोटर्स है एडवेंट इंटरनेशनल ने कंपनी को डी लिस्ट करने का प्रस्ताव दिया है। जेएम फाइनेंशियल को नियुक्त भी कर दिया है मैनेजर के तौर पे और जो फिलहाल जो एडवेंट की अगर आप हिस्सेदारी देखेंगे तो वो लगभग 73.7%, लगभग 74% के आसपास है। और अंत में अगर सन फार्मा इंडस्ट्रीज पर भी ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि इनके पंजाब के मोहाली मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है जिसमें यूएस एफडीए ने 3 अगस्त से 12 अगस्त में इंस्पेक्शन किया था और उसमें उन्होंने 6 आपत्तियां जारी की हैं। ओके, चलिए, तो खबरों के दम पर इन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन। शुक्रिया अब अरमान हमारे साथ जुड़ने के लिए, वो डिटेल रखने के लिए। अरमान ने अभी कुछ समय पहले जिक्र किया इंटर मिनिस्टेरियल कमेटी की बैठक का, और वो ही हमारी अगली महत्वपूर्ण खबर है। जी हाँ, कमोडिटी की कीमतों पर मंत्रालयों की ही आज अहम बैठक होनी है। एजेंडा क्या है एग्जैक्टली इस बैठक का, क्या कुछ निकल के आ सकता है, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमरीश, गुड मॉर्निंग। जरा बताइए कौन कौन सी कमोडिटीज पर और क्या अहम फैसले आज हमें सुनने को मिल सकते हैं, क्या डिस्कशन हो सकता है? जी नेहा, आज इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी की बैठक है और बैठक इस लिहाज से अहम है क्योंकि इसमें फ्यूचर ट्रेड जो है पाम ऑयल का वो फिर से शुरू करने पर विचार हो सकता है। इंडस्ट्री ने एक प्रेजेंटेशन दी थी उनको पिछले हफ्ते शुक्रवार को और उस प्रेजेंटेशन को लेकर आज इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी अपनी राय रख सकती है। इसके अलावा चावल के जो बढ़ते रेट्स है उनको कैसे कंट्रोल करना है और क्या उन पर आगे कोई रेगुलेशन देखा जा सकता है, इस पर भी आज विचार हो सकता है। इसके अलावा तीसरा जो एजेंडा है इनका वो है एडिबल ऑयल का। एडिबल ऑयल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घट रही हैं,
घरेलू मार्केट में भी कीमतें कुछ दिनों में घटी हैं, लेकिन आगे भी इसको किस तरह से और रेगुलेट किया जा सकता है और कम किया जा सकता है, इसको लेकर भी आज चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ दाल पर हमने देखा था पिछले दिनों जो डायरेक्टिव दिया गया था स्टेट्स को, उसको लेकर स्टॉक के पूरा एक अपडेट किया जाएगा इस बैठक में, और उसके बाद कुछ फैसला हमको दाल को लेकर भी देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर ये बैठक बेहद अहम है इस लिहाज से कि आने वाले जो त्योहारी सीजन है, इसके अलावा जो अगला पूरा साल है, जब तक कि नया स्टॉक नहीं आ जाता तब तक के लिए स्टॉक की पर्याप्त उपलब्धता रहे। इसके साथ साथ जो फूड सिक्योरिटी है भारत की, वो सुनिश्चित किया जा सके, और जो बफर स्टॉक्स है उसको मेंटेन किया जा सके, को लेकर ये बैठक होनी है। एक अहम बिंदु इसमें जोड़ना जरूर चाहूंगा, गेहूं के इंपोर्ट को लेकर सरकार आज विचार कर सकती है। हो सकता है कि इंपोर्ट पर जो फीस है, जो ड्यूटीज है, वो 40% से घटाकर कुछ कम कर दिया, या फिर पूरी तरह से वेव ऑफ करने पर विचार किया जाता है। ओके, चलिए, तो अनाज और खाने के तेल, इस पर कुछ अहम चर्चा हो सकती है और कुछ बड़े फैसले निकल कर आ सकते हैं। अम्बरीश, बहुत शुक्रिया आपका वो डिटेल रखने के लिए। जैसे ये बैठक होगी और खत्म होगी, इस पर हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। आइए जान लेते हैं अब आज की ट्रेडिंग कॉल्स। चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे शुरुआत। स्ट्राइड्स फार्मा खरीदारी की रिकमेंडेशन, स्टॉप लॉस 338 का लगाना है, स्ट्रैटेजी में टारगेट 374 का है। अनराठी सिक्योरिटीज, एक्सिस बैंक खरीद के चलने की सलाह है, स्टॉप लॉस 745 का, टारगेट 790 का। सेंट्रम ब्रोकिंग की तरफ से आज 2 रिकमेंडेशन आई हैं। पहले आई है एपीएल अपोलो में, यहां पर खरीदारी करके चले, स्टॉप लॉस 1102 का है, टारगेट 1150 का। और आरईसी इनकी दूसरी रिकमेंडेशन है और यहां पर भी खरीदारी करनी है, 144 का टारगेट, 134 का स्टॉप लॉस आपको स्ट्रैटेजी में लगाना है। आइए जान लेते हैं कि आज बाजार के जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपके लिए कौन सी खास स्ट्रैटेजी बनाकर लेकर आए हैं, किन शेयरों में सबसे ज्यादा एक्शन दिखेगा। इस सब पर बात करने के लिए kiranjadhav.com के सीईओ आशीष केलकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। आशीष जी, लंबे वीकेंड के बाद हम आ रहे हैं, लेकिन जब हमने शुक्रवार को मार्केट को छोड़ा था तो कुछ अच्छे लेवल्स पर और तगड़ी स्ट्रेंथ पे छोड़ा था। क्या वो मोमेंटम 3 दिन की छुट्टी के बाद जारी रहेगा? वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। यस, मैं मानता हूं कि वो बुलिश मोमेंटम जारी रहने की ही संभावना चार्ट के ऊपर दिखाई दे रही है। अगर आपको याद होगा तो हमारे डिस्कशन में मैंने एक लेवल दिया था 17,650, उसके ऊपर अगर हम रहते हैं तो ये मोमेंटम जारी रहेगा। तो डेफिनेटली अभी भी हम उसके ऊपर है, और आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 17,650 यही लेवल रहेगा कि जो सपोर्ट का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। मैं मानता हूं कि ऊपर की साइड 17,800 और 17,900 के जो लेवल्स है वो जल्दी ही टेस्ट होते हुए दिखाई देने चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो है 38,900 का। तो जब तक हम इसके ऊपर है तो ये जो रैली देखने को मिल रही वो चालू रहेगी, और अगला पड़ाव जो चार्ट के ऊपर दिखाई दे रहा है वो है 39,400 का। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो आपने बता दिया कि बुलिश मोमेंटम अधिकतर ऊपर के साइड और मेंटेन रहने की संभावना, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिख रहा है? बहुत ही बेहतरीन ब्रेकआउट नेहा जी देखने को मिल रहा है। स्टॉक का नाम है BPCL, जिसका फ्यूचर खरीदारी करने की सलाह होगी। 328.40 का क्लोज है लास्ट फ्राइडे का, तो वहां पे उसके आसपास खरीदारी करने का सोचना चाहिए। स्टॉप लॉस हम 325 का लगाएंगे, लक्ष्य रहेगा 335 का और 339 का। ओके, केलकर जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में, बड़े इंडाइसेस में कहाँ एक्शन रहेगा, क्या करना है, ऑफ कोर्स ये भी बताने के लिए कि आज BPCL हमारे रडार पर रखना जरूरी है। यहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ फ्यूचर्स में खरीदारी करके देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कमोडिटी स्पेस की, समझ लेते हैं आज के लिए रणनीति, और बात करने के लिए केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय जी, गुड मॉर्निंग। बहुत घमासान हमने बीते सत्र में खासतौर से देखा है अंतर्राष्ट्रीय कमोडिटी स्पेस में। कच्चे तेल से शुरुआत करते हैं। जिस तरह का करेक्शन आया है 2 से 3 ट्रेडिंग सेशन में, हमारे मार्केट आज रिएक्ट करेंगे, सेल बनती है? वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, जब भी हम लोग हॉलीडे इंडियन मार्केट में देखते तो उसका एक गैप अप गैप डाउन ओपनिंग का एक हम पकड़ सकते हैं कि मार्केट में मोमेंटम रहता है। मंडे के सेशन में हमने इंटरनेशनल में देखा कि कच्चे तेल में एक अच्छी खासी गिरावट बनते हुए दिखाई दी। चाइना की इकोनॉमी से जो उम्मीद जताई गई थी कि बहुत अच्छी रिकवरी होगी तो वो कच्चे तेल को, बेस मेटल को, सबको सपोर्ट करेगी, बट कहीं ना कहीं जो पेस दिखा रहा है जुलाई मंथ का वो काफी लोअर दिखा रहा है। साथ में ओपेक ने भी बताया कि आगे जाकर हम प्रोडक्शन कंटिन्यू बढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे फैक्टर, साथ में डॉलर इंडेक्स में भी हमने जब देखा है, सऊदी से भी जो अपडेट आए हैं वहाँ पे एनर्जी डिमांड है वो थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि एक सेटिस्फैक्टरी बोल सकते हैं, आउटपुट है वो घटा। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है आज गैप डाउन ओपनिंग मॉर्निंग में रहेगा।
इवनिंग में मार्केट सेटल हो सकता है, बट मॉर्निंग में 7350 के नीचे जो भी भाव मिले बेच के चलिए। 7050 से 7000 तक का लेवल मिल जाएगा। जो लास्ट वीक के गेंस थे वो आज सिंगल डे में इरोड होते हुए दिखेंगे, तो बिल्कुल ओपनिंग में ही बेचकर चलना चाहिए। हजार के काफी करीब चांदी को हमने पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज होते हुए देखा। सोना भी पॉजिटिव ही क्लोज हुआ था, लेकिन जो प्रेशर हम आज बनता हुआ देख रहे हैं, सेल ऑन राइस डेफिनेटली सेल ऑन राइस से बेटर हम देखेंगे गैप डाउन ओपनिंग ही अगेन, बिकॉज जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में वापस रिकवरी आई है, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी दोनों पे दबाव देगा। साथ में हम जो चाइना से जो कंसर्न देख रहे हैं, क्योंकि चाइना में एज ऑफ नाउ हमने देखा था कि जो इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है वो कहीं ना कहीं कंसर्न्स का और स्लो डाउन इन ग्रोथ के बारे में बताता है। तो इन शॉर्ट मुझे लगता है कि गोल्ड को भी डोमेस्टिक मार्केट पे हमने ऑलमोस्ट एक बड़ा रैली देखा है। गोल्ड इंटरनेशनल में भी 1800 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, चांदी भी 21 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। इन दोनों को देखते हुए सेल करके ही चलना चाहिए। 50 to 500 पे गोल्ड को जो 50 to 100 का टारगेट रहेगा, चांदी भी 59,500 के करीब बेच के चलिए। 58,800 से 58,500 तक का लेवल देखने मिल जाएगा। चलिए केडिया जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा सा समय की कमी है, इसीलिए मुझे डिस्कशन शॉर्ट रखना पड़ रहा है, लेकिन आज बिकवाली की रिकमेंडेशन मेटल स्पेस में भी केडिया जी की तरफ से निकल कर आई है। कॉपर बेच के चलने की सलाह है और सोने चांदी कच्चे तेल में भी उन्हें यहाँ प्रेशर ही बनता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते और बात करते हैं FIR यानी FII इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट की। देख लेते हैं किन शेयरों पर FII ब्रोकरेज ने दर्ज की है FIR। और शुरुआत हम करेंगे हीरो मोटोकॉर्प से। क्रेडिट स्विस की न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट 2754 का है। मॉर्गन स्टैनली अंडरवेट का आउटलुक है, टारगेट 1937 का। जेपी मॉर्गन ओवरवेट का आउटलुक दे रहे हैं, लक्ष्य यहां बढ़ाकर 3030 कर दिया है। नोमुरा की तरफ से न्यूट्रल स्टैंस है, टारगेट इन्होंने भी बढ़ाया है, नया टारगेट है 2876 का। गोल्डमैन सैक्स इनकी तरफ से सेल की सलाह है, टारगेट घटा दिया है, 2150 नया टारगेट है। जेफरीज होल्ड करने की सलाह है, नया लक्ष्य 3000 का है। और सिटी की तरफ से खरीद की रिकमेंडेशन है, टारगेट इन्होंने भी 100 रुपए से काटा है, अब नया लक्ष्य है 3100 का। अब बारी आती है डीवीज लैब की। जेफरीज अंडर परफॉर्म का स्टैंड है, टारगेट हालांकि बढ़ाया है, 3368 कर दिया है। HSBC की खरीद की सलाह है, टारगेट हालांकि इन्होंने ट्रिम किया है, नया टारगेट 4325 है। और अंत में गोल्डमैन सैक्स खरीदारी की सलाह है, लक्ष्य इन्होंने भी घटाया है, ऑलमोस्ट 300 रुपए की यहां पर कटौती की है, नया टारगेट है 4550 का। और आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर ऑटो कंपनी M&M ने 2 ब्रांड्स के तहत अपनी 5 इलेक्ट्रिक SUV से पर्दा उठाया है। इनमें कॉपर ट्विन पीक लोगों के साथ XUV ब्रांड और ऑल न्यू इलेक्ट्रिक ओनली ब्रांड BE शामिल है। महिंद्रा की ये SUV कारें नए अत्याधुनिक इंग्लो EV प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं, जो फोक्सवैगन के MEB प्लेटफॉर्म कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही महिंद्रा ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के भविष्य के लिए अपने नजरिए को भी पेश किया है। इनमें पहली 4 E-SUV भारतीय बाजार में 2024 से 26 के बीच लॉन्च की जाएगी। कंपनी को 2027 तक पोर्टफोलियो में 1/4 E-SUV के शामिल होने का भरोसा है। चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे ट्रेडर्स डायरी, जहां आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज।